हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेज केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं एमएससी फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक सिंथेसिस का नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट लेक्चर तक अपन ने एफजीआई, डिस्कनेक्शन एटसेट्रा या कहूँ 1 ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन, 2 ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन और कीमो सेलेक्टिविटी तक के टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। अब अपन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट रिवर्सिबल या कहूँ रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। यानी पोलैरिटी तो आप जानते हो कब होगी पोलैरिटी किसी भी कंपाउंड में, जब उसमें आयनिक स्पीसीज बनती हैं, या फिर कहूँ जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ज़्यादा शिफ्ट कर लेता है, तब वहाँ पर पोल बन जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। उसी फेनोमेनन को अपन क्या बोलते हैं, पोलैरिटी अपन बोलते हैं। यानी एक तरह से वहाँ पर पोलैरिटी आना, ध्रुवीयता आना उस कंपाउंड में। ठीक है, अब बात जो हेडिंग है वो है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, यानी पोलैरिटी का क्या होना, जस्ट रिवर्स होना, विपरीत होना। और उसी चीज़ को अपन बोलते हैं अम्पोलंग। क्या बोलते हैं, उसी चीज़ को बोला जाता है अम्पोलंग। जनरली देखिए, अभी तक अपन ने जितने भी डिस्कनेक्शन पढ़े हैं वहाँ पर अपन ने कार्बन और हेटेरोएटम का डिस्कनेक्शन पढ़ा है। ठीक है, ये तो सीएक्स जो डिस्कनेक्शन होता है ये तो यूनिट फर्स्ट के लिए है। ठीक है, बाकी यूनिट सेकंड में अपन पढ़ते हैं कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अपन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अपन पढ़ते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक यहाँ पर अपनी यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो जनरली जो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी है पूरा डिपेंड करता है, पूरा बेस्ड है किस पर, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन पर बेस्ड है। यानी यहाँ अपन कार्बन कार्बन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे और अपने वो कंपाउंड में कहीं भी क्या होगा, कार्बन हेटेरोएटम भी नहीं मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कार्बन हेटेरोएटम आपको पूरे कंपाउंड में कहीं नहीं मिलेगा, जो भी अपना टारगेट मॉलिक्यूल होगा वहाँ पर। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, वहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करना है। जैसे अपन ने सीएक्स डिस्कनेक्शन पढ़ा था, 1,1 सीएक्स डिस्कनेक्शन, 1,2 सीएक्स डिस्कनेक्शन, 1,3 सीएक्स डिस्कनेक्शन, वैसे ही क्या है कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन भी क्या होते हैं, 1,1 पोजीशन के होते हैं, 1,2 पोजीशन के होते हैं और 1,3 पोजीशंस के होते हैं। लेकिन वो सब अपन यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। यहाँ अपने लिए जितनी नीड है कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन की अपन उतना ही पढ़ेंगे। अब अपना टॉपिक है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। देखिए, जनरली मैं आपको बात करूँ, अपने पास टारगेट मॉलिक्यूल होते हैं। टारगेट मॉलिक्यूल्स अपने बनते हैं सिंथोन। ठीक है, सिंथोन का मतलब आयनिक स्पीसीज बनती हैं, या कहूँ एक तरह से उन स्पीसीज पे, वो स्पीसीज कैसी होती हैं, पोलर स्पीसीज होती हैं। ठीक है, मतलब उन पर ध्रुव होते हैं, एक पॉजिटिव ध्रुव होता है एक नेगेटिव ध्रुव होता है, या कहूँ एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल होता है। ठीक है, पोलर होते हैं वो। ठीक है, वो सिंथोन्स कैसे होते हैं, आयनिक स्पीसीज होते हैं, और वो आयनिक स्पीसीज उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, पोलर स्पीसीज भी अपन बोलते हैं। तो नॉर्मल अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अब वहाँ जो पोलैरिटी होती है वो एक दो टाइप्स की हो सकती है। एक होती है नॉर्मल पोलैरिटी। नॉर्मल पोलैरिटी का मतलब है कि पॉजिटिव, या नॉर्मल पोलैरिटी से मतलब है कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम क्या करे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर ले, या कहूँ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर आ जाए नेगेटिव चार्ज, और जो कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों, नॉर्मल पोलैरिटी यही होती है अपनी, अपन यही पढ़ते हैं भाई। जैसे मैं सिंपल बात करूँ, जैसे ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ऑक्सीजन की ओर मूव जाएंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे अपन, ये तो मूवमेंट शो करेंगे अपन। ठीक है, कार्बन से ऑक्सीजन की ओर बॉन्ड के मूव का शिफ्ट करेंगे अपन, ये तो शो करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। तो ये तो है एक नॉर्मल पोलैरिटी होना। जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ, पोल बन जाएंगे। डाइपोल बनेगा या नहीं बनेगा, डाइपोल बन जाएगा, एक नेगेटिव पोल बन जाएगा, एक पॉजिटिव पोल, हो गए डाइपोल। ठीक है, तो ये तो है एक नॉर्मल पोलैरिटी। ठीक है, जहाँ क्या होता है, फिक्स है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करता है और उस पर नेगेटिव आ जाता है, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव। लेकिन एक पोलैरिटी और होती है, रिवर्सल पोलैरिटी जिसको अपन बोलते हैं। मतलब इस पोलैरिटी के अंदर क्या होगा कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की ओर। आई बात समझ में। और उसी पोलैरिटी को रिवर्सल पोलैरिटी भी कहा जाता है। और उन्हीं कंपाउंड जो भी टारगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रिवर्सल कंपाउंड बोलते हैं, या फिर उन्हीं को क्या बोला जाता है, अम्पोलंग कंपाउंड भी कहा जाता है। और यही फिनोमेनन क्या कहलाता है, अम्पोलंग कहलाता है, या कहूँ रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा, पहला ये एग्जाम्पल है। अब आपको इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप तो डिटेक्ट हो रहे हैं। एक फंक्शनल ग्रुप ये रहा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, और एक ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन यहाँ कोई आपको कार्बन हेटेरोएटम नहीं दिख रहा है, नहीं है ना, कोई भी CX बॉन्ड थोड़ी ना है कहीं किसी कंपाउंड में नहीं। हाँ है, ये रहा कार्बन और एक हेटेरोएटम ऑक्सीजन, लेकिन ये डबल बॉन्डेड है, यहाँ डिस्कनेक्शन नहीं हो सकता। मैंने कई बार आपको ये बात बताई है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स में ही डिस्कनेक्शन अपन करते हैं। अब बात आई कि तो यहाँ ऑब्वियस बात है, कोई कार्बन हेटेरोएटम नहीं है, तो यहाँ जो डिस्कनेक्शन होगा वो कैसा होगा, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होगा। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा, अपना जो पूरा रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी वो किस पर बेस्ड होगा, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन पर ही बेस्ड होगा। कार्बन हेटेरोएटम ना तो आपको कोई टारगेट मॉलिक्यूल ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ आपको क्या करना है, सिर्फ कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करना है।
अब यहाँ बात आती है कि ये जो ग्रुप्स हैं किस पोजीशन पर प्रेजेंट है और अपन कहाँ कहाँ से डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं। तो ये कार्बोनिल ग्रुप, दोनों कार्बोनिल ग्रुप एक दूसरे से कैसे पोजीशन पर है, जैसे मैं बात करूँ 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि अपन इस कार्बन का भी कार्बन कंसिडर करते हैं नंबरिंग में, फिर इसका 2 3 4। और जनरली कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में अपन क्या कर देखते हैं, अपन वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा सेकंड यूनिट में। अपन मिडिल पार्ट ढूंढते हैं, अपन कहीं मिडिल से अपन क्या करते हैं, बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करते हैं, अपन ऐसी चीज़ ढूंढते हैं। तो यहाँ अगर सिमेट्री देखोगे या मिडिल पार्ट देखोगे तो वो यही बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इस बॉन्ड का अपन कर देते हैं यहाँ से डिस्कनेक्शन, और इस डिस्कनेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, 1 2 कार्बन कार्बन, सॉरी लिखेगा 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, थोड़ा एरो बड़ा कर लेना, ठीक है। 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन ये कहलाता है, ठीक है, क्योंकि 1 2 2 के बाद में अपन डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे अगर इधर से करना चाहते हैं नंबरिंग तो भी 1 2 2 के बाद डिस्कनेक्शन कर देते हैं अपन, आई बात समझ में। तो यहाँ डिस्कनेक्शन करने के बाद क्या मिलेगा आपको, ये तो टारगेट मॉलिक्यूल था, और टारगेट मॉलिक्यूल में जब डिस्कनेक्शन होता है तो मिलते हैं सिंथोन्स या आयनिक स्पीसीज या पोलर स्पीसीज, ठीक है। तो जनरली ये कार्बन यहाँ पर है। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड का डिस्कनेक्शन हुआ है तो चाहे आप इस कार्बन पे नेगेटिव लेके आओ या चाहे इस कार्बन पे नेगेटिव ले आओ, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कि डिस्कनेक्शन में बॉन्ड को चाहे इधर शिफ्ट करके तोड़ दो, ठीक है, या फिर इस बॉन्ड को आप इस साइड में भी शिफ्ट करके तोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी ये चाहे ये कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले ले, चाहे ये कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। जस्ट कुछ ऐसे सिंथोन्स बनते हैं। अब कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अपन ने करवा दिया, टारगेट मॉलिक्यूल का सिंथोन बन चुके हैं। अब अपन तो एम्पोलंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एम्पोलंग कैसे चूज करेंगे अपन, कैसे बताएंगे कि एक कंपाउंड एम्पोलंग है या फिर एक सिंथोन। देखिएगा एक बात और, एम्पोलंग कौन होंगे, एम्पोलंग हमेशा कौन होंगे, सिंथोन्स एम्पोलंग होते हैं, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। और एम्पोलंग रिएजेंट कहूँ या कहूँ एम्पोलंग रिएक्टेंट जो होंगे वो कौन होंगे, अपने सिंथेटिक इक्विवेलेंट, यानी उन एम्पोलंग सिंथोन से जब सिंथेटिक इक्विवेलेंट अपन बनाएंगे, उन्हीं सिंथेटिक इक्विवेलेंट को एम्पोलंग रिएजेंट या एम्पोलंग रिएक्टेंट कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, जो सिंथोन सिंथेटिक इक्विवेलेंट है उनके आगे सिर्फ एम्पोलंग वर्ड का यूज होता है। लेकिन पहली बात आती है पहचानोगे कैसे कि ये एम्पोलंग है या नहीं है। देखिएगा पहचानने का वे क्या है, मैं इस सिंथोन की बात करता हूँ। आप सपोज कीजिए अगर अपन नॉर्मल पोलैरिटी की बात करें तो यहाँ नॉर्मल पोलैरिटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होने चाहिए, इस कार्बोनिल के, ये ऑक्सीजन लेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव और इस कार्बन पर पॉजिटिव, ठीक है। आप देख रहे होगे नेगेटिव स्पीसीज के जस्ट पास क्या है, पॉजिटिव स्पीसीज, यही होता है। क्या कभी अपन ने ऐसा पढ़ा है कि कोई भी दो समान चार्ज सेम चार्जेस पास पास हो, प्लस प्लस पास में हो या नेगेटिव नेगेटिव पास में हो, ऐसा कभी नहीं होता, नहीं है, क्योंकि सेम चार्ज कभी पास नहीं रह सकते, ठीक है, और रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है उनमें, ठीक है, सेम चार्जेस में। तभी क्या होता है, अपोजिट चार्जेस ज़्यादा पास में रहते हैं, अट्रैक्शन होता है उनमें, ठीक है। तो नेगेटिव के पास में पॉजिटिव है, ठीक है, इस पॉजिटिव के पास में आपको क्या दिख रहा है, नेगेटिव। यानी ये तो समझ में आ गया कि ये जो सिंथोन बना ये सही है, इसमें कोई पोलैरिटी का जो है वो नॉर्मल पोलैरिटी है, ठीक है, कोई पोलैरिटी का रिवर्स नहीं है। इसको भी अपन चेक कर लेते हैं, इसमें क्या है, पोलैरिटी नॉर्मल है, मतलब ये अम्पोलंग नहीं है, ठीक है, ये कैसा है, इसमें अम्पोलंग नहीं है। और यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से अपन इसका क्या बना सकते हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हैं। नॉर्मल कार्बन पर नेगेटिव चाहे तो यहाँ पे कोई H+ जोड़ दीजिए आप, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर जो भी अपन अदर रीजेंट्स पढ़े हैं तो वो भी जो भी अपन ने सिंथेटिक इक्विवेलेंट पढ़े वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, ठीक है। उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आप बना लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बात थी मुझे एम्पोलंग का कॉन्सेप्ट समझाना है। नेक्स्ट मैं इसकी बात करता हूँ, ये एम्पोलंग है या नहीं है, ये भी अपन चेक करेंगे। दूसरी बात, कैसे पता चलेगा कि एम्पोलंग है, मैं भाई फिर कह रहा हूँ कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में ये चीज़ हो रही है, तो जहाँ कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करवाओगे वहाँ आपको चीज़ देखनी ही पड़ेगी कि एम्पोलंग है या नहीं है। और एम्पोलंग के लिए क्या चेक करना है, पोलैरिटी आपको चेक करनी पड़ेगी कि पोलैरिटी नॉर्मल है और रिवर्स है, रिवर्स है तभी वो रिएजेंट वही सिंथोन क्या हो सकता है, एम्पोलंग हो सकता है। ये सिंथोन तो एम्पोलंग नहीं है, इसमें तो नॉर्मल रिवर्स नॉर्मल पोलैरिटी है, ठीक है। इसको चेक करते हैं अपन, देखिएगा कार्बोनिल है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की तरफ जाने चाहिए, ऑक्सीजन की तरफ जाने चाहिए, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। अब यहाँ आपको गड़बड़ दिख चुकी होगी, नेगेटिव के जस्ट पास में पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव के जस्ट पास में इधर क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। क्या दो समान चार्जेस इतने पास रह सकते हैं, कभी देखा है ऐसा कंपाउंड आपने, नहीं देखा है। इसी को क्या बोलते हैं, अम्पोलंग सिंथोन बोलते हैं। तो ये सिंथोन नॉर्मल सिंथोन नहीं है, ये कैसा सिंथोन है, ऐसे सिंथोन को अपन बोलते हैं अम्पोलंग सिंथोन्स अपन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा बात।
तो क्या फिर यहाँ पर हिसाब से तो पोलैरिटी किधर होनी चाहिए, ऑक्सीजन की तरफ होनी चाहिए था बॉन्ड का शिफ्ट, ठीक है। तो क्या यही सही है? नहीं, यहाँ पोलैरिटी इस तरफ नहीं होगी, अब पोलैरिटी का जो साइन है ये इस तरफ नहीं होगा, ठीक है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट नहीं होंगे ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ किधर शिफ्ट होंगे, यहाँ कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करवाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे ये शिफ्ट करवाएगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब आप देख सकते हो नेगेटिव के पास पॉजिटिव और इस नेगेटिव के पास भी पॉजिटिव है। अब ठीक है, चार्जेस अपोजिट चार्जेस पास पास में, तो आपको दिख रहा होगा एक्चुअल में ये जो ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड की ओर शिफ्ट हो रहे थे ये एकदम राइट था। अपन आज तक ये पढ़ते हैं रिएक्शंस में, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेता है, ये तो पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ केस उल्टा हो रहा है, यहाँ कार्बन अपनी ओर ले रहा है कार्बोनिल का। देखिए कितनी अजीब बात है ना। इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमेनन को अपन, इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी अपन बोलते हैं। इसी टाइप से अपने बनते हैं अम्पोलंग सिंथोन। और जब आप इस सिंथोन से बनाओगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट, क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हो, देखिएगा कार्बन में प्लस चार्ज है, ठीक है, और इस कार्बन पे आप क्या जोड़ सकते हो, कोई भी हैलोजन जोड़ सकते हो। ये मैंने आपको बातें बता दी, देखिए बार बार बताने में कोई फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ें मैंने आपको बता। सॉरी, ये तो कार्बन है, इस कार्बन से क्या जुड़ेगा, हैलोजन, आई एम सॉरी, ये तो कार्बन पे प्लस है, इस कार्बन से कोई भी हैलोजन ग्रुप में जोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये कैसा है, एलिफेटिक कार्बन है, और एलिफेटिक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी हैलोजन ग्रुप जोड़ सकते हो, या फिर टॉसलेट जोड़ सकते हो। तो इस टाइप का क्या बनता है, आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनता है। तो इस टाइप का क्या बनता है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनता है। और यही सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या कहलाता है, अपना अम्पोलंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट या अम्पोलंग रिएजेंट कहलाता है। ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट है रिवर्सिबल ऑफ पोलैरिटी का। अब कुछ अपने जो सिलेबस में है, कुछ अम्पोलंग रिएजेंट कहूँ या अम्पोलंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट कहूँ, वो कुछ सिलेबस में है। जैसे यहाँ टारगेट मॉलिक्यूल को देख के तो नहीं पता चलेगा कि क्या अम्पोलंग रिएजेंट बनेगा, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा, लेकिन अपन कुछ स्पेसिफिक ले रहे हैं। जैसे आप एपोक्साइड को ले सकते हो अम्पोलंग रिएजेंट की फॉर्म में, ठीक है, अपना एपोक्साइड हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही क्या हो सकता है, साइनाइड भी हो सकता है अम्पोलंग रिएजेंट की फॉर्म में, ऐसे नाइट्रो कंपाउंड भी अम्पोलंग रिएजेंट की फॉर्म में हो सकता है, ऐसे 1,3 डाइथाइंस भी हो सकते हैं अम्पोलंग रिएजेंट की फॉर्म में। तो वो सब अपन बनाने वाले हैं अभी कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आ रहा है, एपोक्साइड जब अम्पोलंग रिएजेंट की फॉर्म में हो तब अपन कैसे डील करते हैं। सबसे पहला आ रहा है एपोक्साइड एज अम्पोलंग रिएजेंट। जब एपोक्साइड एक अम्पोलंग रिएजेंट की फॉर्म में हो तो अपन कैसे डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको लेना पड़ेगा, और ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करना है, या टारगेट मॉलिक्यूल है। यहाँ आपको दो फंक्शनल ग्रुप तो दिख रहे होंगे, दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे होंगे। एक फंक्शनल ग्रुप OH है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, और एक फंक्शनल ग्रुप कैसा है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। अब बात करते हैं अपन इसमें क्या कर सकते हैं। रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस तो कर ही रहे हैं अपन, तो इसमें पहला काम डिस्कनेक्शन का करेंगे। डिस्कनेक्शन क्या करवा सकते हो आप, कार्बन हेटेरोएटम या CX डिस्कनेक्शन है क्या यहाँ पर, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्बन और हेटेरोएटम नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ कैसा डिस्कनेक्शन होगा, यहाँ कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होगा। और हमेशा कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कहाँ से कराओगे, वही पोजिशन आपको लेनी है, 1 2 3 4 कर देना, या फिर चाहो तो आप इधर से नंबरिंग कर सकते हो, नॉर्मल आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नंबरिंग यहाँ पे अपन को नेमिंग को कर नहीं रहे हैं, यहाँ पर बार डिस्कनेक्शन की है, तो इसको 1 2 इसको 3 इसको 4 भी दे सकते हो। और डिस्कनेक्शन कहाँ से करवा देंगे अपन, इसके मिडल पार्ट से डिस्कनेक्शन करवा देंगे। जैसे डिस्कनेक्शन करवाया, अब देखिए यहाँ कैसी कैसी स्पीसीज बनने वाली हैं। तो क्या करूँगा, इस साइड में नेगेटिव चार्ज ले लेंगे अपन, ठीक है, इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल अपन ने देखा, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो अपन ने बना लिया सिंथोन। अब बात आती है वही अम्पोलंग रिएजेंट कौन सा है। तो ये तो अम्पोलंग रिएजेंट नहीं है, अपन ने पीछे भी देखा था, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, और पॉजिटिव के पास नेगेटिव है, इसका मतलब ये नॉर्मल पोलैरिटी है, अम्पोलंग नहीं है। ये सिंथोन सही है, ये सिंथोन, इसमें क्या अम्पोलंग है या नहीं है वो अपने को चेक करना है। तो आपको दिख रहा होगा कार्बन, कार्बन के जस्ट पास में क्या है, OH ग्रुप है, और OH ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है, OH ग्रुप का माइनस इफेक्ट होता है। आई बात समझ में, ठीक है। यहाँ कोई रेजोनेंस तो वर्क कर नहीं रहा है, तो यहाँ कैसा इफेक्ट है इसका, हाइड्रोक्सी ग्रुप का माइनस इफेक्ट है, ऑक्सीजन एटम लगा हुआ है, माइनस आई है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाने चाहिए, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ठीक है। जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, उधर ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। आप खुद देखिए, आप पॉजिटिव जस्ट पास में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या पॉसिबल है, नहीं है।
इसका मतलब अगर आप एक नॉर्मल पोलैरिटी समझ के अगर आप यहाँ पर बॉन्ड का शिफ्ट करवा रहे हो, अपने जो कॉन्सेप्ट लगा के आप अगर आप यहाँ पे पोलैरिटी शो कर रहे हो तो पोलैरिटी गलत होगी, तो कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, यही माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा तो भाई इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव आना चाहिए, सही है। अपने तो GOC वगैरह में अपन ये पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, लेकिन ये चीज़ तो गलत हो गई क्योंकि इस पर पॉजिटिव है, उसके पास वाले आइटम पर भी पॉजिटिव है। ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, यहाँ ये अम्पोलंग सिंथोन है और इसका क्या बनेगा, अम्पोलंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट ही बन सकता है। तो एक्चुअल में ये बॉन्ड का शिफ्ट इधर ना होकर बॉन्ड का शिफ्ट किधर होना चाहिए, ये कार्बन की तरफ होगा, तो कार्बन पे आ जाए नेगेटिव और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव। एक्चुअल में ऐसी होनी चाहिए इसकी पोलैरिटी, ठीक है। अब बात करते हैं इससे क्या बना सकते हो आप, क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हो यहाँ से। तो पीछे भी अपन ने देखा था, इस कार्बन पे अपन क्या जोड़ देंगे, कोई भी छोटा आइटम, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव है, कोई भी अपन हाइड्रोजन आइटम अपन यहाँ पे अटैच कर देंगे H+ की फॉर्म में, ठीक है। तो ये बन गया अपना नॉर्मल कीटोन, ठीक है, या कहूँ एसीटोन। ये दोनों क्या बन रहे थे, सिंथोन है, ठीक है। बल्कि ये कैसा सिंथोन है, ये अम्पोलंग सिंथोन है, बात ध्यान में रखिएगा। ये कैसा सिंथोन है, ये अम्पोलंग सिंथोन है, बात ध्यान में रखिएगा। इस अम्पोलंग सिंथोन से कैसा बनेगा सिंथेटिक इक्विवेलेंट, अम्पोलंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट। और क्या बनेगा, ये अपन पढ़ चुके हैं पीछे, यहाँ से जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनता है वो क्या बनता है आपका, एपॉक्साइड ही बनता है, ये अपन पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है। तो कुछ है क्या बनता है, एपॉक्साइड बनता है इस टाइप का। आई बात समझिए, आप देख लेना पीछे इसी सिंथोन का अपन ने सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाया हुआ है पीछे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये था एपॉक्साइड का क्या, जब एपॉक्साइड किस फॉर्म में हो, एक अम्पोलंग रिएजेंट के फॉर्म में हो। क्यों, क्योंकि ये अम्पोलंग सिंथोन है, ध्यान रखिएगा। तो अम्पोलंग सिंथोन से क्या बनेगा, अम्पोलंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट या अम्पोलंग रिएजेंट या अम्पोलंग रिएक्टेंट बनता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तभी हेडिंग डाली अपन ने, एपॉक्साइड एज अम्पोलंग रिएजेंट। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये तो था इसका रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। तो ऐसे आप क्या लिख सकते हो, सिंथेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। इस टारगेट मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करोगे तो क्या करोगे, दोनों की रिएक्शन करवा दोगे नॉर्मल, ठीक है। ये आप कर लेना, मैं आपको बस बना के दिखा रहा हूँ। एक मेन पर्पज़ यही था आपको सिंथोन का कॉन्सेप्ट समझाना। बाकी चीज़ें तो अपन करते आए हैं, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो अपना टारगेट मॉलिक्यूल है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैं जब 1,3 डाइथाइन, जब 1,3 डाइथाइंस जो होती हैं एज क्या हो, एक अम्पोलंग रिएजेंट की फॉर्म में हो। 1,3 डाइथाइंस जब क्या हो, अम्पोलंग रिएजेंट की फॉर्म में हो। अब 1,3 डाइथाइंस कंपाउंड्स होते क्या हैं वो भी अपन सीखेंगे, लेकिन उसके लिए एक एग्जांपल अपन पहले ले रहे हैं। उस एग्जांपल से अपन समझेंगे कि कहाँ से अपने को डिस्कनेक्शन करवाना है, ठीक है। ये आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड में या कहूँ ये अपना क्या है, एक टारगेट मॉलिक्यूल है। इस टारगेट मॉलिक्यूल में आपको क्या दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप दिख चुका है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। बाकी यहाँ कोई CH डिस्कनेक्शन तो आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि कार्बन और कोई हाइड्रोएटम यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं। तो आप बॉन्ड का डिस्कनेक्शन कहाँ से करवाओगे, बॉन्ड का डिस्कनेक्शन ये अपन आगे सीखेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ क्या होता है, 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होता है, बात ध्यान में रखिएगा। 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन यहाँ से होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है। ये अपन आगे सीख लेंगे, लेकिन क्या है कि अभी आपके ये टॉपिक तो यहाँ पे डाल दिया है इस फर्स्ट यूनिट में, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। एक्चुअल में ये होना चाहिए था इस यूनिट सेकंड में, ताकि आप पहले कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन सीखते, उसके बाद में आप अम्पोलंग रिएजेंट सीखते। लेकिन अभी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, तो ये चीज़ आपको पहले सीखनी ही होगी। तो जैसे अपन यहाँ से क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है। बॉन्ड को जैसे अपन ब्रेक करेंगे तो यहाँ क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन अपनी शिफ्ट किधर जाएंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। देखिएगा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, इस कार्बन से भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर से भी लेगा और इधर से भी लेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो बनने वाला सिंथोन है, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और ये रही ऑक्सीजन, और इधर जुड़ गया एक इस कार्बन के कि हाइड्रोजन एटम, ठीक है। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ से, ये तो नॉर्मल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कोई भी आप हेलोजन ग्रुप जोड़ के क्या बना सकते हो, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हो नॉर्मल, जैसे मैंने जोड़ दिया ब्रोमीन। अब बात आती है इस रिएजेंट, इस सिंथोन की, ठीक है। ये कैसा सिंथोन है, अम्पोलंग सिंथोन है, ठीक है। क्यों है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअल में कार्बोनिल के अंदर क्या होना चाहिए था, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जब शिफ्ट होते तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, जबकि कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हुए होंगे, इस ऑक्सीजन से कार्बन की ओर शिफ्ट हुए हैं, ना कि कार्बन से ऑक्सीजन की ओर,
क्योंकि अगर कार्बन से ऑक्सीजन की ओर बॉन्ड शिफ्ट होता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव आता। यहाँ तो क्या कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, ये बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ तक अपन देख लिया। अभी अपना अम्पोलंग रिएजेंट और इससे बनने वाला जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, इस अम्पोलंग सिंथोन से जो आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बनेगा, वही बनता है 1,3 डाइथाइन। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्या बनता है 1,3 डाइथाइन। कुछ इस टाइप का आपको क्या मिलता है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलता है, या अम्पोलंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट या अम्पोलंग रिएजेंट 1,3 डाइथाइन, ठीक है। एक दूसरे से किस पोजीशन पर है, 1 2 3 1,3 डाइथाइन, इसी को अपन बोलते हैं, ठीक है, 1,3 डाइथाइंस। तो ये 1,3 जो डाइथाइंस है ये आपको मिलता है एज ए अम्पोलंग रिएजेंट या अम्पोलंग रिएक्टेंट की फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों आपके क्या बन चुके हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन चुके हैं। ये तो आपका था रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। अब आप इसी का आप क्या करवा सकते हो, सिंथेसिस करवा सकते हो, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। इस टारगेट मॉलिक्यूल को इनसे अपन कैसे प्राप्त करेंगे, ये अपन लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम जो एक्चुअल में जो 1,3 डाइथाइंस होती हैं उनको अपन यूज करते हैं। 1,3 डाइथाइंस है, ये किससे रिएक्ट करेगा एक्चुअल में, ये बेस से रिएक्ट करता है, ठीक है। बेस का क्या काम है, H+ लेना, और वो H+ कहाँ से लेगा, इन दोनों सल्फर एटम्स के बीच में जो यहाँ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करता है, बेस अपनी तरफ ले लेता है। ले लेगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। सिंपल है। देखिए यहाँ पे सल्फर में लगाना भूल गया, सल्फर लगाना, ठीक है, सल्फर एटम, ठीक है। क्योंकि बेस क्या करता है, नेगेटिव है, बेस नेगेटिव क्या करेगा, इस H+ को लेगा। यहाँ से अगर H+ निकालना है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाने चाहिए, इस कार्बन हाइड्रोजन में से कार्बन की तरफ से जाने चाहिए। तो कार्बन पे नेगेटिव और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। आई बात समझ में। तो ये आपका बनता है जो आपने सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाया वो, ठीक है। ये अपन ने बना लिया। अब इससे आप क्या कर सकते हो, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, इस कंपाउंड के साथ जो अपन ने एज ए यूजुअल यूज किया। ये कैसे रिएक्ट करेगा, यहाँ पर देखिएगा। पहले ये जो ब्रोमीन कंपाउंड है, ये ब्रोमीन कंपाउंड क्या करेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से बाहर होगा Br- की फॉर्म में। तो इस कार्बन में कैसा चार्ज आएगा, प्लस, और ये कार्बन का नेगेटिव क्या करता है, इस कार्बन पॉजिटिव को ले लेता है। तो यहाँ से जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या होगा, इस कार्बन पे क्या जुड़ जाएगी, एक इस टाइप की कार्बन चेन जुड़ जाएगी, ठीक है। देन अपन क्या करवाते हैं, देन इंपॉर्टेंट है, देन अपन करवाते हैं मर्क्यूरिक आयन की रिएक्शन। देन अपन करवाते हैं मर्क्यूरिक आयन की रिएक्शन, Hg+2 मर्क्यूरिक आयन की अपन रिएक्शन करवाते हैं, तब अपना मिलता है टारगेट मॉलिक्यूल। और ये मर्क्यूरिक आयन में किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अपने पास मैकेनिज्म वगैरह अपने लिए नहीं है। अपने लिए मैंने इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाना कि इस कंपाउंड से, और आपको अगर ऐसा अम्पोलंग सिंथोन मिल रहा है, कहीं भी आपको ऐसा अम्पोलंग सिंथोन मिल रहा है जिसमें कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, तब आप उसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाओगे या कहूँ अम्पोलंग रिएजेंट जो बनाओगे वो बनाओगे 1,3 डाइथाइंस। ये बात ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। और ये है इसका सिंथेसिस। अगर आप ये कंप्लीट करके आते हो तब आपको मिलते हैं फुल मार्क्स, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपको रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस भी पूरा करना है और आपको सिंथेसिस भी पूरा करके आना है विथ रिएजेंट्स के साथ। अब अपन बढ़ते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिएगा। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं जब साइनाइड का हो, साइनाइड कंपाउंड क्या हो, एज ए, जब साइनाइड क्या हो, एज अम्पोलंग रिएजेंट की फॉर्म में हो, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल अपन लेते हैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल जहाँ OH लगा होगा, जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। यहाँ से अपने को एक सिंथोन मिलेगा और उस सिंथोन से अपन जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे वो अपना क्या होगा, साइनाइड होगा एज ए अम्पोलंग रिएजेंट की फॉर्म में, ठीक है। अम्पोलंग रिएजेंट से मतलब क्या, मैंने बता दिया। अम्पोलंग रिएजेंट कहूँ या अम्पोलंग रिएक्टेंट कहूँ या अम्पोलंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट कहूँ, बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि वो बन किससे रहे, अम्पोलंग सिंथोन से बन रहे हैं। आगे वर्ड अम्पोलंग लग चुका है, बस बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ से आपको दिख रहा 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, 1 कार्बन कार्बन आप क्या करवा दोगे, डिस्कनेक्शन करवा दोगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से बॉन्ड का अपन क्या करवा देते हैं, डिस्कनेक्शन करवा देते हैं, ठीक है। इस बॉन्ड से बॉन्ड का डिस्कनेक्शन जैसे अपन ने करवाया, तो यहाँ से सोचिए इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा। देखिएगा कार्बोक्सिलिक क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ठीक है।
ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण क्या करता है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट ज़्यादा करता है। ठीक है, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और साथ में यहाँ पे क्या आएगा, COH माइनस। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। दोनों सिंथोन बन चुके हैं। इन सिंथोन से अपन क्या बना देंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट आसानी से बना देंगे। इस सिंथोन से क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हैं, सोचिए। ओबीस मैंने आपको बताया था पीछे, इससे अपन कीटोन बना देंगे। जनरली कीटोन तो नहीं बनेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है बल्कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, एक हाइड्रोजन हाइड है यहाँ पर। ऐसे स्ट्रक्चर को तो आपको ओपन करना आता ही होगा जनरली। ठीक है, मैंने वहाँ पे भी बताया था आपको सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जब मैंने आपको बहुत सारे लिखवाए थे तो मैंने बताया था ऐसा ही एक कार्बन पे प्लस और उस पर OH ग्रुप। जब एक H+ यहाँ से हटा देते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है, ऑक्सीजन का नेगेटिव कार्बन का पॉजिटिव जुड़ के क्या बना देते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ही पहले से इस कार्बन पर। तो ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनता है। यहाँ से क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा, खुद सोचिए, यहाँ से कैसा सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा, सोचिए। देखिएगा, आपको अम्पोलंग भी तो देखना था, तो अम्पोलंग कहाँ से देखोगे, ये अम्पोलंग सिंथोन है या नहीं है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा। ठीक है, तो इस कार्बन पे प्लस आना ही स्वाभाविक है, तो प्लस तो पहले से भी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, ये अम्पोलंग रिएजेंट नहीं है, बल्कि ये अम्पोलंग रिएजेंट है। क्यों, क्योंकि इसको ओपन करके अपन कैसा लिख सकते हैं, देखिएगा, कार्बोक्सिलिक यही तो है। तो क्या जब कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेता है तो हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, जबकि इस कार्बन पे तो कैसा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। या फिर इधर देख लीजिए, हाइड्रोक्सी माइनस आई इफेक्ट रख रहा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो इस ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, जबकि आ रहा किस पर, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये कैसा है, अपना अम्पोलंग रिएजेंट है, सॉरी अम्पोलंग सिंथोन है। और इस अम्पोलंग सिंथोन से जो बनेगा सिंथेटिक इक्विवेलेंट, वो क्या होगा, अपना अम्पोलंग रिएजेंट होगा या अम्पोलंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो बनता है वो बनता है आपका साइनाइड आयन। एज ए साइनाइड आयन आपको एक अम्पोलंग रिएजेंट के फॉर्म में मिलता है। साइनाइड आयन को या तो साइनाइड आयन लिख दीजिए या क्या लिख दीजिए, HCN, एक H+ यहाँ पे अटैच कर दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो सिंथोन से जो रिएजेंट मिलता है वो साइनाइड आयन मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, भी कैसे मिलते हैं कैसे नहीं मिलते हैं, ये इतना अपने को डेप्थ में जाने की इतना करने की नीड नहीं है। वैसे आप कर सकते हो, कैसे पता करोगे, देखिएगा, जनरली साइनाइड जो होता है, देखिए जो साइनाइड आयन होता है जनरली, इसका जो आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तब आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, तभी अपन ने इसे कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन ने साइनाइड आयन बनाया है एक अम्पोलंग रिएजेंट के फॉर्म में। ऐसे नहीं बना दिए हैं कि मन की अपन ने लिख दिया साइनाइड आयन, ऐसा नहीं होता। पता कैसे चलता है, देखिएगा, जब अपन इसका सिंथेसिस करेंगे तब आपको और डिफाइंड होगा। सिंथेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल करेंगे तब अपने को और ज़्यादा पता चलेगा। क्या करेंगे अपन सिंथेसिस में, रिएक्टेंट को अपन लिखते हैं, ये रिएक्टेंट अपन ने लिखे। ठीक है, ये रिएक्टेंट किससे रिएक्शन करेगा, इस HCN से रिएक्शन करेगा। जैसे HCN से रिएक्शन करेगा क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। ये रिएक्शंस आपकी पड़ी हुई होंगी। ठीक है, क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। आई बात समझ में, बनेगा साइनोहाइड्रिन। भाई जब भी अपन कार्बोनिल ग्रुप पर HCN की रिएक्शन करवाते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। साइनोहाइड्रिन मतलब जब एक कार्बन पे हो जुड़ा और उसी कार्बन पे साइनाइड ग्रुप जुड़ा, उसको अपन साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। अब बात आती है, ये तो बन गया, लेकिन अपने को तो टारगेट मॉलिक्यूल बनाना है, कुछ ऐसा कंपाउंड, तो अपन क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं इसका जल अपघटन। और हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, OH ग्रुप का तो होगा नहीं, किसका होगा, साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस होता है। कैसे होगा, देखिएगा, मैं बात सपोज करता हूँ, ये कार्बन है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है साइनाइड यानी C+N। हाइड्रोलाइसिस में क्या करवाते हैं अपन, वाटर की रिएक्शन करवाते हैं। कैसे, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड टूटेगा तो इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव। क्यों, नाइट्रोजन ज़्यादा नेगेटिव है, कार्बन कम में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। H2 जैसे रिएक्ट करेगा तो H2 में दो पार्ट होते हैं, H+ और OH-। कहाँ जुड़ेगा, H+ जुड़ेगा यहाँ पर। तो जैसे अपन H2 की रिएक्शन करवाई, ये कार्बन ये एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसके 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, OH, R और एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब मैं इनको लिखूंगा नहीं, आप समझ जाना। ये मैंने कार्बन की एक वैलेंसी लिखी यहाँ पर, ये कार्बन लिखा, इस पे जुड़ जाएगा OH डबल बॉन्ड NH। बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। देन अपन क्या करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल और रिएक्ट करवाते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल और रिएक्ट कराएंगे तो एक बॉन्ड और यहाँ से टूटेगा, फिर से वही बात, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। H2 जैसे जुड़ेगा, अब क्या होगा, वापस से इस प्लस पे क्या जुड़ेगा, कार्बन प्लस पे H2 का OH- जुड़ जाएगा, तो एक OH और जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल बॉन्ड बचेगा क्योंकि एक बॉन्ड तो टूट चुका है यहाँ से, NH, और इस नाइट्रोजन नेगेटिव पे क्या आ जाएगा, इस H2 का H+, तो क्या हो जाएगा NH2। ठीक है, नाइट्रोजन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन, ना कि दोनों हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए। हाइड्रोजन की तो वैलेंसी एक होती है, दो हाइड्रोजन कहाँ से जुड़ेंगे एक दूसरे से। ठीक है, वापस अपन क्या करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल और रिएक्ट करवा देते हैं।
ठीक है। तो ये और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव। जैसे ही जुड़ता है तो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच आपको मिलते हैं, और यहाँ से इस नाइट्रोजन पे एक H+ और जुड़ जाएगा, तो यहाँ से अमोनिया बाहर। गैस की फॉर्म होती है अमोनिया, तो ये अपर का साइन लगता है, अपर एरो का साइन लगता है गैस स्पीसीज के लिए जो बाहर हो जाती हैं रिएक्शन में। अब एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप ही अनस्टेबल होते हैं, यहाँ तो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहे हैं। क्या कर देंगे, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे। किस टाइप से, कुछ इस तरीके से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो जैसे H2 बाहर होगा यहाँ से, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये OH बच जाता है। क्यों, क्योंकि OH जाएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, तो इस हाइड्रोक्सी ग्रुप इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव। ठीक है, ये बात आपको दिख गई होगी। अब अपन क्या करते हैं नेक्स्ट, इस OH- तो यहाँ से निकाल दिया, लेकिन इसको एक H+ भी चाहिएगा। तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा इस हाइड्रोजन से, ये बॉन्ड टूट जाएगा और इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, ये OH- और ये H+, H2 बाहर, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, और एक OH एज इट इज़ पहले से है। तो ये इस टाइप से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से। इसी वजह से अपन ने क्या किया, इसका जो अम्पोलंग रिएजेंट बनाया है वो साइनाइडाइन बनाया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था आपका साइनाइड, जब एक अम्पोलंग रिएजेंट की फॉर्म में जब साइनाइड हो तब अपन उसका इस टाइप से अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये था अपना जितना भी अपन ने अम्पोलंग वगैरह अपन ने पढ़ा है वो सब के बारे में मैंने आपको डिस्कस यहाँ पे कर दिया। अब अपन पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस यूनिट, फर्स्ट यूनिट डिस्कनेक्शन अप्रोच का, या कहूँ एक तरह से CH डिस्कनेक्शन यूनिट का लास्ट टॉपिक अपने पास आ रहा है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आई होप आपको अब अम्पोलंग समझ में आ गया होगा, अम्पोलंग कैसे चेक करते हैं। आप को समझ में नहीं भी आया हो तो भी आप वीडियो को 1-2 बार आप बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं अम्पोलंग किस स्पीसीज को बोल रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पोलरिटी क्या हो, नॉर्मल नहीं हो, वही अपना अम्पोलंग है। यानी एज यूजुअल पोलरिटी, जैसी सामान्य पोलरिटी होनी चाहिए, जैसा अपन पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा अपने और इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर उस पर नेगेटिव आना चाहिए, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आना चाहिए, तो वैसा काम नहीं होगा अम्पोलंग स्पीसीज में। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप देखते हैं पहचान जाओगे, इतनी तो केमिस्ट्री पढ़े हुए MSc के स्टूडेंट हो आप। ठीक है, अब अपन लास्ट टॉपिक स्टार्ट करें, साइक्लाइजेशन रिएक्शन। साइक्लाइजेशन रिएक्शन कहूँ या कहूँ सिंथेसिस ऑफ ए साइक्लिक मॉलिक्यूल। अभी तक अपन ने टारगेट मॉलिक्यूल से रिएजेंट बनाए हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स बनाए, एक ही बात है। वो रिएक्टेंट आपको एसाइक्लिक मिले हैं। ठीक है, एसाइक्लिक ही तो थे, नॉर्मल चेन वाले, बिना किसी साइकिल के। अब अपन क्या करते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल साइक्लिक वाले लेंगे, उनसे अपन क्या बनाएंगे, नॉर्मल रिएजेंट्स अपन बनाएंगे, कुछ साइक्लिक रिएजेंट्स भी अपन बनाएंगे। तो अब जर्नली क्या है, यहाँ पर साइक्लिक रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी, यानी साइक्लिक टारगेट मॉलिक्यूल अपने पास आएंगे यहाँ पर। उससे पहले कुछ 1-2 बात आती हैं, कुछ फैक्टर्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। कौन कौन से फैक्टर साइक्लाइजेशन रिएक्शंस में वर्क करेंगे वो अपन सीखेंगे। पहला फैक्टर आ रहा है हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ साइक्लाइजेशन रिएक्शन इफ 2 रिएक्टिंग ग्रुप आर सेपरेटेड बाय सॉर्टर रेदर देन ए लार्जर चेन। ये कह रहा है कि हाई प्रोबेबिलिटी होगी साइक्लाइजेशन रिएक्शन की, बहुत ज़्यादा प्रायिकता होगी साइक्लाइजेशन रिएक्शन की यदि 2 रिएक्टिंग ग्रुप क्या हों, सेपरेट हों, अलग अलग तो होंगे 2 रिएक्टिंग ग्रुप्स, किसके द्वारा सेपरेट हों, सेपरेटेड बाय सॉर्टर रेदर देन ए लॉन्गर चेन, एक बड़ी चेन की बजाय वो क्या हो, एक शॉर्टर चेन से ही सेपरेट हो। मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप जो आपको मिलेंगे उस साइक्लिक कंपाउंड में, वो क्या होने चाहिए, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होने चाहिए, ज़्यादा लॉन्गर चेन में नहीं होनी चाहिए, वो शॉर्ट चेन की में ही पार्टिसिपेट वो करें। और वो चेन कितनी की होनी चाहिए, वो रिंग नॉट मोर देन 6 मेंबर्ड, वो रिंग 6 मेंबर से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आप साइक्लाइजेशन करवा रहे हो, साइक्लाइजेशन कैसा होगा, इंट्रा मोलिकुलर साइक्लाइजेशन होगा, यानी बाहर से आपको कुछ डालने की नीड नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। एक ही मॉलिक्यूल में कुछ बाहर हो जाएगा, कोई एटम अणु या, ठीक है, जैसे भी अपन ने देखा है, अपन ने एक ही एटम में से अपने H2 रिमूव किया था, एक ही कार्बन पे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आया और उसी में से अपन ने एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दिया, कुछ बाहर से थोड़ी ना ऐड किया था अपन ने, तो एक ही मॉलिक्यूल में से 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आपको दिखे और वहाँ से आपने एक H2 का मॉलिक्यूल बाहर कर दिया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है, इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होगा, एक ही कंपाउंड में रिएक्शन होगी। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि 2 जो रिएक्टिंग ग्रुप्स होंगे, ठीक है, वो ज़्यादा लंबी चेन का या ज़्यादा लॉन्ग चेन का पार्टिसिपेट नहीं करते हों, ठीक है, वो एक शॉर्टर चेन में ही लाई करते हों। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका फेमस एग्जांपल आता है डिकमान कंडेंसेशन। डिकमान कंडेंसेशन इसका सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा एग्जांपल आता है साइक्लाइजेशन रिएक्शन का। इसको कैसे समझाया गया है वो अपन देखते हैं।
देखिएगा, अगर लॉन्गर चेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं दो फंक्शनल ग्रुप, दो रिएक्टिंग ग्रुप अगर एक लॉन्गर चेन को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बहुत कम मात्रा में बनता है, ठीक है। यानी उसकी जो परसेंटेज इल्ड होती है, परसेंटेज लब्धि होती है, वो अच्छी मात्रा में नहीं बनता है। अगर वही दोनों रिएक्टिंग ग्रुप अगर शॉर्टर चेन में लाई करते हो, मोर देन 6 मेंबर नहीं हो, 6, 5 मेंबर, 4 मेंबर में लाई करते हो, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट वो बनता है, ज़्यादा परसेंटेज में अपने को वो प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ मैं आपको कोई रेट्रोसिंथेटिक्स एनालिसिस वगैरह नहीं करा रहा हूँ, नॉर्मल एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं, यानी रिएक्टेंट से अपन प्रोडक्ट बनाना यहाँ पे सीखेंगे कैसे, कि कौन सी साइक्लाइजेशन रिएक्शन बेस्ट होगी। मेन पर्पज़ वही है बस, कि कौन सी साइक्लाइजेशन रिएक्शन बेस्ट होगी, किस में ज़्यादा प्रोडक्ट अपने को मात्रा में मिलने वाला है, वो अपन देखना है, बस बात यही है, ठीक है। जैसे डिकमान कंडेंसेशन के 2 एग्जांपल्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ। पहला एग्जांपल ये है, जैसे अपन बात करेंगे, यहाँ कोई एस्टर ग्रुप है और कुछ इस टाइप से कोई एस्टर ग्रुप है, इसकी रिएक्शन अपन ने करवा दी बेस के साथ। आई बात समझ में, किसके साथ करवा दी, बेस के साथ। या फिर आप ले सकते हो सोडियम एथॉक्साइड भी आप ले सकते हो। कुछ हीट अपने को उसको देंगे, देन प्रोडक्ट की फॉर्म में अपने पास ये कंपाउंड आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको मिलता है। पहली बात ये, ऐसी एक और डिकमान कंडेंसेशन की रिएक्शन है, देखिएगा उस रिएक्शन में क्या है, एज इट इज़ ये बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर कुछ अलग ग्रुप एक अटैच हो जाता है कुछ, ठीक है। डाइऑक्सो कंपाउंड्स कुछ अलग है यहाँ पे ऐड होते हैं, बाकी रिएजेंट एज इट इज़ यूज़ है। तो ये एज इट इज़ यहाँ पे रिएजेंट की फॉर्म में, रिएजेंट एज इट इज़ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा अपने पास, वो यहाँ पर 6 मेंबर्ड प्रोडक्ट अपने पास क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है। किस तरीके से वो अपन देखते हैं। तो यहाँ से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट अपने को फॉर्म्ड होता है। ये प्रोडक्ट अपने को मिला, ठीक है। दोनों कंडीशन में क्या है, 2 फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क क्या आ रहा है, यहाँ से जो बनने वाला डिकमान कंडेंसेशन में अपने बेस यूज़ करते हैं, और जनरली यहाँ पे क्या होता है, एक साइक्लिक कीटोन्स अपने को मिलते हैं। साइक्लिक कीटोन दोनों कंडीशन में मिलते हैं, लेकिन ये साइक्लिक कीटोन कितने मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड में बना हुआ साइक्लिक कीटोन है, ठीक है। जबकि ये साइक्लिक कीटोन कितने मेंबर्ड में, 6 मेंबर्ड में है। तो ज़्यादा परसेंटेज इल्ड प्रोडक्ट की कहाँ मिलेगी, खुद सोचिए। मैंने ये तो बताया था साइक्लाइजेशन रिएक्शन के पहले फैक्टर में कि ज़्यादा परसेंटेज इल्ड या ज़्यादा फेवरेबल वहीं होगी कंडीशन जहाँ रिंग जो होगी वो क्या हो, शॉर्टर हो, ज़्यादा लॉन्ग चेन नहीं हो। यानी यहाँ तो 5 मेंबर्ड का ही आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपको 6 मेंबर्ड का प्रोडक्ट मिल रहा है। यानी यहाँ जो परसेंटेज इल्ड होगी वो आपको अप्रॉक्स 85% आपको इल्ड मिलती है, 85% मात्रा में ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। जबकि ये जो प्रोडक्ट है ये कितनी मात्रा में बनता है, ये 54% मात्रा में ही आपको प्रोडक्ट मिलता है। और आपको तो केमिस्ट्री में पता है, अपन जितना अच्छा प्रोडक्ट मिलता है अपन उसी रिएक्टेंट का यूज अपन ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट मिलेगा वो उतना ही अच्छा होता है। तो ये बात अपन नोट कर लेंगे डिकमान कंडेंसेशन का ये एग्जाम्पल। अब रिएक्शन कैसे हुई कैसे नहीं हुई, इतना आप ज़्यादा अगर ना सोचो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और सोचते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन बेस यूज करते हैं। और बेस क्या करेगा, H+ लेना है। H+ जनरली कहाँ से जाता है, अभी ये मैं पूरी मैकेनिज्म तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन पर्टिकुलर बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन लगा होता है, ठीक है। ये H+ क्या करता है, बेस क्या करता है, इस H+ को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे आएगा इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ से H+ निकलेगा तो कार्बन पे तो नेगेटिव ही आएगा। अब यहाँ क्या कंडीशन होती है, यहाँ जो एस्टर ग्रुप है किस टाइप में लाई कर रहा है, कुछ इस तरीके से है ये एस्टर ग्रुप, ठीक है। एस्टर ग्रुप को ओपन करेंगे तो ऐसा ही तो लिखेंगे अपन, ठीक है। लिख दिया, ये कार्बन का बॉन्ड है इस OET ग्रुप के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से क्या होता है, ये जो एथॉक्साइड ग्रुप है क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेता है। तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, और इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये नेगेटिव कार्बन क्या करता है, पॉजिटिव कार्बन को बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ये आपको कंपाउंड मिल जाता है आसानी से। इसी टाइप की मैकेनिज्म यहाँ पर है, लेकिन मैकेनिज्म का रोल नहीं है यहाँ पर। रोल है आप साइक्लाइजेशन के पहले फैक्टर को फोकस करो कि पहला फैक्टर क्या कह रहा है कि रिंग या जो टारगेट मॉलिक्यूल बनेगा, जो प्रोडक्ट बनता है नॉर्मल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है वो ज़्यादा मात्रा में कब बनेगा, जब उसकी रिंग की साइज़ छोटी हो, ठीक है। या कहूँ 2 फंक्शनल ग्रुप क्या हो, शॉर्टर चेन में लाई करते हो। देखिएगा एक फंक्शनल ग्रुप आपको ये दिख रहा है कीटोन, और एक ही एस्टर ग्रुप है। कितनी रिंग में लाई कर रहे हैं, 5 मेंबर रिंग में लाई कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप 6 मेंबर रिंग में लाई कर रहे हैं। तभी यहाँ पर सिर्फ 54% मात्रा में ही प्रोडक्ट बना, जबकि यहाँ पर 85% मात्रा में बना। ये था इस पहले पॉइंट का मतलब। सेकंड पॉइंट क्या आता है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन में सेकंड फैक्टर क्या आता है वो अपन देखते हैं। सेकंड फैक्टर आता है
स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ठीक है। यानी स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जनरली क्या है कि आपको स्टीरियो वर्ड आता ही समझ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं स्टीरियो केमिस्ट्री का यूज हो रहा है, या फिर कहूँ एक तरह से स्टेरिक फैक्टर का यूज हो रहा है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब क्या है, आपके पास स्टेरिक फैक्टर भी लगते हैं, ठीक है। त्रिविम यानी बल्किनेस का यहाँ पे बात होगी। सेकंड बात, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी वर्क करेंगे, ठीक है। प्लस आई प्लस ई, जो प्लस आर माइनस आर, ठीक है, प्लस एच माइनस एच, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी वर्क करते हैं। साथ में यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर्स भी यूज होते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, देखिएगा, आप अपने को पता है, मैं अगर रिंग की बात करूँ, ऑर्डर ऑफ रिंग कि कौन सी रिंग ज़्यादा स्ट्रेन रखती हैं, ठीक है, या जिनमें कहाँ स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा लगता है, ठीक है, ये तो अपने को देखना है। या किन की जो स्ट्रेन एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो आपको पता है थर्ड और फिफ्थ मेंबर्ड रिंग जो होती हैं, थर्ड और फोर्थ जो मेंबर्ड रिंग होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रेन रखती हैं, ठीक है। उनका बॉन्ड एंगल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उनमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उनमें क्या होता है, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, अनस्टेबिलिटी पाई जाती है, उनकी स्ट्रेन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है थर्ड और फोर्थ मेंबर्ड रिंग में। देन 8 से 12 मेंबर्ड रिंग आती हैं जो उनसे कम स्ट्रेन रखती हैं। और सबसे कम स्ट्रेन कहूँ या सबसे कम त्रिविम बाधा जिन रिंग्स में पाई जाती है वो रिंग कौन कौन सी होती है 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड और 7 मेंबर्ड, या फिर और जो भी लार्जर रिंग्स हैं इनके अलावा, ठीक है। 8 से 12 तो यहाँ पे आ गई, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी लार्जर रिंग आएंगे, 12 से ज़्यादा, ठीक है। तो 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड और 7 मेंबर्ड ये कम से कम स्ट्रेन रखती हैं ये रिंग्स, और ज़्यादा स्टेबल भी होती हैं यही रिंग्स। तो यही है इस फैक्टर की मेन बात कि अगर आपके पास कहीं थर्ड मेंबर्ड या फोर्थ मेंबर्ड रिंग प्रोडक्ट में बन रहा है, या 8 से 12 रिंग वाला कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी रखते हैं। वो रिंग्स ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी रखने की वजह से क्या है, उनमें ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यही इस फैक्टर का मेन पर्पज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ बात नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, या फिर आप चाहो तो इसका कोई एग्जांपल भी नोटिस कर सकते हो। जनरली मैं बात करूँ, जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हो। यहाँ पर कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जैसे अपने पास ये कोई मैथोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड एल्केन अटैच्ड। ये बेस के साथ रिएक्शन करता है, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो कितने मेंबर्ड बनता है, वो 5 मेंबर्ड आपको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट 5 मेंबर्ड है, इसका मतलब क्या है, यहाँ जो परसेंटेज मात्रा हुई है क्या होगी, ये होगा एक तरह से मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है। यहाँ से एक और माइनर प्रोडक्ट बनता है, लेकिन वो अपन कंसिडर नहीं करते हैं। वो क्या होता है, वो थर्ड और फोर्थ मेंबर्ड का ही एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। वो जनरली मेंशन नहीं है, लेकिन अपन उसको ध्यान में नहीं दे रहे। अपने को मेन पर्पज़ यही है कि अपन रिंग की साइज़ देख के बता दें, अपन रिंग में एटम्स काउंट कर लें और अपन बता दें कि तो 5 मेंबर्ड रिंग है। इसका मतलब क्या है, इस रिंग में स्ट्रेन बहुत कम है और ये स्टेबल प्रोडक्ट ये बन रहा है, एक मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है रिंग स्ट्रेन, ठीक है। रिंग स्ट्रेन जनरली, या कहूँ ये स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। जनरली इसमें ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों एक जैसे ही फैक्टर होते हैं। जनरली मैं आपको बताऊँ, ये आपको बुक में ही क्या है अलग अलग मेंशन किया है, दोनों में क्या है वही बात आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की, रिंग स्ट्रेन की जनरली बातें एक ही होती हैं। तो फैक्टर दोनों एक ही है, बस नाम दोनों के अलग अलग रखती हैं। बाकी यही चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। यहाँ पे आप 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। एक साइक्लाइजेशन में पहला फैक्टर जो अपन ने देखा, ठीक है। दूसरा फैक्टर ये स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर या रिंग स्ट्रेन, दोनों एक ही बात है। क्योंकि यहाँ भी क्या स्टेरिक क्राउडिंग होती है, इन ग्रुप्स की स्टेरिक क्राउडिंग होती है, ठीक है, त्रिविम बाधा होती है। और यहीं आप रिंग की साइज़ भी देख के बता सकते हो कि रिंग में स्ट्रेन भी बहुत कम है, 5 मेंबर्ड रिंग ही बन रही है तो स्ट्रेन भी बहुत कम है, ठीक है, स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये दोनों फैक्टर एक जैसे ही हैं, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आई थिंक ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ के जाना है आपको इसके लिए। और आपकी बुक्स नोट्स में कुछ और एग्जाम्पल्स हो तो वो भी आपको करके जाने हैं। मैंने आपको बस साइक्लाइजेशन रिएक्शन में ये बताना था कि कैसे साइक्लिक टारगेट मॉलिक्यूल भी बनते हैं, ठीक है, स्टेबल साइक्लिक टारगेट मॉलिक्यूल भी बनते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। साइक्लाइजेशन रिएक्शन का मेन पर्पज़ यही था कि कितने मेंबर रिंग तो स्टेबल बनेगी, कैसे उन पर स्टेरिंग क्राउडिंग होगी, ठीक है। और ये भी था साथ में कि अभी तक अपन ने टारगेट मॉलिक्यूल साइक्लिक फॉर्म में नहीं लिए थे, लेकिन यहाँ अपन टारगेट मॉलिक्यूल साइक्लिक फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब यही आपको टारगेट मॉलिक्यूल दे दे और इससे आपको पूछ ले क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे, तो ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनता है। यहाँ से बॉन्ड का ब्रेक होता है, ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आप बनाते हुए चल रहे हो तो आपको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना भी आना चाहिए उसी स्टेप्स के थ्रू। बस डिस्कनेक्शन तो करवाते हैं रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस में तो अपन। तो ये थी अपनी पहली यूनिट डिस्कनेक्शन अप्रोच। आई थिंक आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा।
कोई भी क्यूरी हो, डाउट हो, कोई एग्जाम्पल आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बता देना। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब अपन कल डिस्कनेक्शन की या कहूँ ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड यूनिट अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। तब तक के लिए धन्यवाद।